वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आईबीएस टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ राधे श्याम और हम इतिहास के एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं। इस चैप्टर का नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। तो जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या प्राचीन भारतीय इतिहास का हमने डिवीजन किया था, तब हमने इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा था। प्राचीन भारत के इतिहास को प्री हिस्टोरिक एज यानी प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक एज यानी ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक एज में हमने स्टोन एज को पढ़ा, चैल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण काल को पढ़ा और मेगालिथिक एज यानी महापाषाण काल को पढ़ा। अब हम प्रोटो हिस्टोरिक एज को पढ़ेंगे और प्रोटो हिस्टोरिक एज हमने आपको पहले भी बताया था, मानव इतिहास के उस कालखंड को कहा जाता है जिसके विषय में लिखित जानकारी उपलब्ध तो है, लेकिन उस लिखित जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया जा सका है, क्योंकि उसके जो स्क्रिप्ट है, उसके जो लिपि है, उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। इसीलिए जो प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल है, उसके विषय में भी हमारी जानकारी मुख्य तौर पे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है यानी जो पुरातात्विक स्रोत है, उसी पे आधारित है। तो जो प्री प्रोटो हिस्टोरिक एज है, इसके अंतर्गत हमें एक ही कालखंड के विषय में मोटे तौर पे पढ़ना है, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो वैदिक कल्चर को भी यानी वैदिक संस्कृति, वैदिक काल को भी इसी के अंतर्गत प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत ही रखते हैं, जबकि कुछ दूसरे इतिहासकार है वो वैदिक संस्कृति को हिस्टोरिक एज के अंतर्गत रखते हैं। तो जब हम वैदिक संस्कृति यानी वैदिक काल पे आएंगे, तब हम उस डिबेट को, उस कंट्रोवर्सी विवाद को आपके साथ शेयर करेंगे कि वो विवाद क्यों है इस तरह का। लेकिन फिलहाल प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को, हड़प्पा की सभ्यता को पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हमने इतने खंडों में बांटा है और एक एक खंड को हम अब डिटेल और विस्तार से पढ़ेंगे और इस अलग अलग खंडों को पढ़ने के बाद प्रतियोगिता परीक्षा में हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं और आप बहुत सरल तरीके से उस प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम खुद को महसूस कर पाएंगे। तो हम इसको देखते हैं नामकरण। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, इसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उन अलग अलग नाम से क्यों जाना जाता है उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसका कालखंड, हड़प्पा सभ्यता इतिहास में किस कालखंड में था, यानी कब से कब तक इस हड़प्पा सभ्यता की उपस्थिति रही है, उसको देखेंगे। फिर हम इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र में फैला हुआ था और इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना था। फिर हम इसका प्रमुख स्थल को देखेंगे। खुदाई से हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख साइट्स या स्थल की जानकारी प्राप्त हुई है, उन स्थलों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि उन स्थलों की खुदाई किस विद्वान के द्वारा की गई, वो स्थल किस नदी के तट पर स्थित थे, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम अर्थव्यवस्था देखेंगे। अर्थव्यवस्था में हम ये देखेंगे कि इस कालखंड के लोग अपने लाइवलीहुड यानी जीवन यापन के लिए किस किस तरह की आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। इसके आगे हम सामाजिक स्थिति को देखेंगे कि हड़प्पा जो सभ्यता था उसके समाज में विभाजन किस तरह का था। जैसे आज हमारे समाज में जाति आधारित विभाजन है, तो हम देखेंगे कि उस काल में समाज में विभाजन किस तरह का था। हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति कैसी थी, खान पान कैसा था, उनके आहार किस तरह के थे, उनके पहनावा कैसे थे, उनके ऑर्नामेंट्स आभूषण किस तरह के थे, मनोरंजन के साधन के लिए वो क्या किया करते थे, किस साधन का इस्तेमाल करते थे मनोरंजन के लिए। इन सारी चीजों को हम सामाजिक स्थिति में देखेंगे। राजनीति और प्रशासन में हम देखेंगे कि वहां राजनीति और प्रशासन का ढांचा कैसा था। क्या आज की तरह वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था था और लोग अपने नेताओं को आज की तरफ चुना करते थे, अपने जो शासन करने वाले लोग थे उनको आज की तरह अपने वोट से चुनते थे, या कोई राजतंत्र वाली व्यवस्था थी जिसमें राजा शासन चलाता था, या इन दोनों के इतर कोई तीसरी व्यवस्था थी। इन चीजों को हम देखेंगे। फिर हम धार्मिक जीवन को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इस कालखंड के लोग मुख्य रूप से किन देवी देवताओं की उपासना करते थे, उपासना का उद्देश्य क्या था, इन सब चीजों को देखेंगे। और फिर आप जानते हैं कि लगभग 900 साल तक चलने के बाद इस सभ्यता का डिक्लाइन हो गया, इस सभ्यता का पतन हो गया। तो फिर हम इसके पतन को भी देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसके नामकरण से। हम इसके नामकरण को देखते हैं। आपको कई नामों से जाना करते हैं।
इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी इसको कहा है सिंधु सभ्यता। सिंधु जैसा अलग अलग नामों से इस सभ्यता को जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि साल 1920 तक हमारे पास यानी दुनिया में कोई जानकारी नहीं थी। लोगों को पता ही नहीं था कि इस नाम की कोई सभ्यता थी जो भारत में कभी एग्जिस्ट कर रही थी, यानी कभी थी, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। 1920 के बाद इसकी जानकारी प्राप्त हुई। तो प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े जो प्रमुख स्थलों की जानकारी मिली, वो सभी स्थल प्रारंभिक स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे ही स्थित थे। क्योंकि लोगों को पानी की जरूरत होती है, तो उस कालखंड में भी लोगों को पानी की जरूरत रही होगी, चाहे वो पीने के लिए हो, घरेलू कार्य के लिए हो या कृषि कार्य के लिए, तो लोग नदी के किनारे ही बसा करते थे। तो इस सभ्यता के जो आरंभिक स्थल मिले खुदाई में, वो सब सिंधु नदी के किनारे ही मिले। तो इस वजह से इस सभ्यता का नामकरण इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के रूप में कर दिया। सिंधु घाटी कर दिया क्योंकि आरंभ में जिन स्थलों की खुदाई हुई थी, जिनसे इस सभ्यता के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिली, वो सभी स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदी की घाटियों में ही मिले हुए थे। इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कर दिया गया। दूसरा इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? तो आप जानते हैं कि जो पाषाण काल था, उसमें मानव का जीवन पाषाण यानी पत्थर से बने हुए औजारों पर आधारित था। ताम्र पाषाण काल में मानव पत्थर के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल करने लगा था। और यहां आकर के हड़प्पा सभ्यता में एक नई आविष्कार हुई। मानव अपने जीवन में पहली बार एक मिश्र धातु की खोज किया, यानी मिश्र धातु का इन्वेंशन। यह मिश्र धातु किसको किसको मिलाकर के बनाया गया था? दो धातु को मिलाकर के बनाया गया, जिसका नाम था नई मिश्र धातु बनाई गई थी, जिसका नाम था कांसा। कांसा था, यह पहली बार हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही इसका आविष्कार किया, ये बनाया। तो इसी नाम पे इस जानते हैं। बनाया तांबा और टीना को मिला करके, और कांसा से फिर इन्होंने अपने लिए उपयोगी अलग अलग तरह की सामग्री भी तैयार की। तो इसीलिए भी इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। आगे है सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब हाल के कुछ वर्षों में इसका नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से किया जाने लगा, क्योंकि सिंधु की नदी के साथ ही साथ ये जो सभ्यता थे, इसके स्थल सरस्वती नदी जो कि राजस्थान के इलाके में बहती थी, हरियाणा राजस्थान के इलाके में, वो नदी अब सूख गई। तो इस नदी के किनारे भी इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिले हैं। तो इस वजह से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब चौथा आपका हड़प्पा सभ्यता, ये इसका सबसे ऑथेंटिक नाम है हड़प्पा सभ्यता। जब इतना विवाद हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल सिर्फ सिंधु नदी के किनारे ही नहीं, बहुत सारे, चूंकि बड़े विस्तार क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का पाया गया है स्थल, तो बहुत सारी अलग अलग नदियों के किनारे पाए गए हैं। जो कुल अलग अलग नदियों के किनारे जो इस कालखंड के स्थलों की खोज हुई है, खुदाई हुई है, उसमें से आप समझ लीजिए कि उसका मात्र 25% हिस्सा ही
सिंधु नदी के किनारे पाया गया है, बाकी 75% हिस्सा दूसरे अलग अलग नदियों के किनारे पाया गया है। इसीलिए यह माना गया कि सिंधु सभ्यता का नामकरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके ज्यादातर स्थल सिंधु नदी घाटी से बाहर के क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं, इसीलिए यह नाम उपयुक्त नहीं है। तो ये खारिज किया जाने लगा। और चला कि आखिर इसका सबसे उपयुक्त नाम क्या होगा। तो इतिहास में या पुरातत्व के अंतर्गत जब किसी भी प्राचीन सभ्यता के नामकरण को लेकर के कोई विवाद होता है, तो उसमें एक परंपरा है कि उस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले जिस स्थल से प्राप्त होती है, यानी उस सभ्यता के विषय में जानकारी सर्वप्रथम जिस स्थल से प्राप्त होती है, उसी स्थल के नाम पे सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो चूंकि इसकी जानकारी सबसे पहले हड़प्पा नाम के स्थल से हुई थी 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल से, हड़प्पा जो कि वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला में स्थित है, इसी हड़प्पा में सबसे पहले इस सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त हुई थी 1921 ईस्वी में। तो इसी नाम पे अब इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया है, क्योंकि इसके विषय में पहली जानकारी हड़प्पा नाम के स्थल से प्राप्त हुई, इसीलिए इसको सामान्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में यहीं से पूछ दिया जा सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा, स्टेटमेंट के रूप में दे दिया जाएगा। पहला स्टेटमेंट, आप एईडीयू के प्रश्न पत्र को देखे हो तो अभी हिस्ट्री के ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। तो मान आपको लॉ सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाएगा। सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है। तो इस तरह तक लोगों को लोहे की कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता को लोहीबिंद सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो आप इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है, इसका कारण क्या है। अब हम इसके कालखंड की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या है, यानी इतिहास में कब से कब तक इस सभ्यता की उपस्थिति या स्थिति रही थी। तो इसका कालखंड अलग अलग इतिहासकारों ने इसके अलग अलग टाइम पीरियड या कालखंड की बात की है, लेकिन कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो कालखंड निर्धारित हुआ है और जिसको एनसीईआरटी के माध्यम से बताया गया है, वो कालखंड है इसका 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक, 1900 बीसी तक, यानी जिसको हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उस सभ्यता का जो उपस्थिति रही या जो उसका कालखंड रहा, वो लगभग यही है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में। तो ये कालखंड रहा। कालखंड के बाद जो अगला सेक्शन आता है वो है भौगोलिक विस्तार, यानी इस सभ्यता का विस्तार भारत के किस क्षेत्र में कहां से कहां तक रहा। तो अगर हम भारत की बात करें
अगर हम भारत की बात करें तो ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है, इसी हिस्से में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है लगभग, ये जो लगभग त्रिभुज के आकार की आकृति बन रही है, इसी हिस्से में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। यानी कि जो ताम्रपाषाण काल इस इलाके में था, उसी ताम्रपाषाण काल के भीतर जो लोग इस इलाके में रह रहे थे, यानी वर्तमान के जो भारत का पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूरा पाकिस्तान है और अफगानिस्तान का कुछ इलाका, ये जो पूरा क्षेत्र यहाँ पे आता है, इसी इलाके में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ये पूरा जो क्षेत्रफल था वो लगभग 12,99,630 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था लगभग 12,99,630, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का यह पूरा क्षेत्रफल था। और ये एक त्रिभुज जैसा आकृति बना रहा था, ये एक त्रिभुज जैसी आकृति बना रहा था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय जो विस्तार था वो किस आकार का था, वर्गाकार था या आयताकार था या त्रिभुजाकार था। तो इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल जो क्षेत्रफल था वो 12,99,630 वर्ग किलोमीटर का था। और ये पूरी जो क्षेत्र था वो एक त्रिभुज जैसा आकृति का निर्माण कर रहा था, त्रिभुज जैसा आकृति का निर्माण कर रहा था। और ये जो पूरा क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, इसका जो सबसे उत्तरी हिस्सा था, इसका जो सबसे उत्तरी पॉइंट था वो मांडा था। मांडा ये जम्मू में है और ये चिनाब नदी के तट पर है, चिनाब नदी के तट पर। तो इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल था, उस स्थल का नाम था मांडा। और ये स्थल कहां था? ये था जम्मू में और ये चिनाब नदी के तट पर था। ये इसका सबसे उत्तरी स्थल था। और इसके अगर हम सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो ये था दायमाबाद। दायमाबाद, और ये दायमाबाद कहां है? ये दायमाबाद है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है और ये है नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। तो इसका सबसे दक्षिणी जो स्थल था वो था दायमाबाद, महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पे। और इसके अगर हम सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो ये था सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे था, दास्क नदी के किनारे। और ये बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वही स्थित था। तो इसका सबसे पश्चिमी स्थल तो जो था वो था सूतका गेंडोर। और ये सूतका गेंडोर वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो ये नदी का नाम भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है। वो दे दिया जाएगा आपको स्थल और नदियों का नाम, उसको मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो जो मांडा है ये चिनाब नदी के तट पर स्थित था, जो दायमाबाद है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित था, जो सूतका गेंडोर है ये दास्क नदी के तट पर स्थित था। और इसका जो सबसे पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर कहां है? ये आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंदर नदी के तट पे। आलमगीरपुर है मेरठ में, ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और ये है हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर। हिंडन जो है वो यमुना की एक सहायक नदी है। तो इस तरह हमने देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उस सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 12,99,630 वर्ग किलोमीटर था। और जो हड़प्पा का पूरा क्षेत्र था वो एक त्रिभुज जैसी आकृति का निर्माण कर रहा था। इस क्षेत्र का सबसे जो उत्तरी स्थल था वो था मांडा, जो जम्मू में चिनाब नदी के तट पर स्थित था। इसका जो सबसे दक्षिणी स्थल था वो था दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित था। इसका जो सबसे पश्चिमी स्थल था वो था सूतका गेंडोर,
जो कि वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और दाश्त नदी के किनारे है। और इसका जो सबसे पूर्वी स्थल था वो था आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमने देखा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को। अब हमारा अगला सेक्शन है प्रमुख स्थल, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के लगभग अभी तक लगभग 1400 स्थलों की जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन जो उसमें से प्रमुख स्थल है उसी के बारे में अध्ययन करना है और उसी पर प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इस स्थल पे जाने, तो उससे पहले हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमारे पास जानकारी कैसे आई, क्योंकि जो पहला इसका स्थल हमारे पास आया था वो स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा, ये हड़प्पा कहां है? ये हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में, पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर है। ये जो हड़प्पा है ये वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला है, उसी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा के विषय में सबसे पहली जानकारी हमारे पास जो आई थी वो 1921 ईस्वी में आई थी। 1921 ईस्वी में सबसे पहले दयाराम सहनी नामक एक विद्वान थे, दयाराम सहनी। इन्होंने ही इस हड़प्पा नामक स्थल की पहचान की एक प्राचीन पुरास्थल के रूप में। फिर इसकी खुदाई हुई और इसकी खुदाई के बाद ही दुनिया को यह पता चला कि ये जो वर्तमान भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इस पूरे इलाके में हजारों साल पहले एक प्राचीन नगर हुआ करता था, बहुत विकसित नगर था, वहां के लोग बहुत विकसित हुआ करते थे। इस तरह के एक प्राचीन सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में ही हमारे पास भी आई और दुनिया को भी इस सभ्यता के विषय में पहली जानकारी 1921 ईस्वी में भी आई। 1921 ईस्वी के पहले इस सभ्यता के विषय में दुनिया के पास कोई जानकारी नहीं थी और 1921 से पहले यह माना जाता था कि जो वैदिक संस्कृति थी, जिसके विषय में हमें वेदों से जानकारी प्राप्त होती है, वो वैदिक संस्कृति ही भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है। लेकिन 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खुदाई के बाद यह जानकारी सामने आई कि वैदिक संस्कृति से भी प्राचीन पहले के समय में एक बहुत ही विकसित सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में हुआ करता था। तो इस हड़प्पा के विषय में भी 1921 में दयाराम सहनी ने इसकी खुदाई की थी। दयाराम सहनी के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी। लेकिन उससे पहले हम जाएं तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में 1826 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज था। चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज था और जब अंग्रेजों ने 1848-49 में, अंग्रेजों ने 1848-49 में पंजाब को, अंग्रेजों ने जब 1848-49 में पंजाब को जीत करके अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, तो इस पंजाब पे शासन करने के लिए 3 व्यक्ति की एक कमेटी गठित की गई थी। उसी 3 व्यक्ति में एक व्यक्ति था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति था। इसी चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले 1826 में हड़प्पा नाम के स्थल पर एक प्राचीन टीला या प्राचीन पुरा स्थल को देखा था और उसने ये अंदाजा लगाया था कि ये कोई बहुत प्राचीन बस्ती यहां रही होगी। लेकिन जो चार्ल्स मैसन है वो उसने यही समझा कि ये अलेक्जेंडर के समय की बस्ती होगी, यानी जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था उस समय की ये कोई बस्ती रही होगी, इस तरह उसका अंदाजा था। फिर 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। आप जानते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है
उसी के नेतृत्व में भारत के भीतर अलग अलग प्राचीन पुरास्थलों की जो साइट्स है, प्राचीन एंशिएंट साइट्स है, उसकी खुदाई होती है, जिससे प्राचीन सभ्यता के विषय में अलग अलग तरह की जानकारियां हमारे सामने आती है। तो 1853 ईस्वी में जो अलेक्जेंडर कनिंघम डायरेक्टर जनरल बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या, उन्होंने भी इस हड़प्पा में इस टीले को देखा और इस टीले के विषय में कोई प्राचीन, उन्हें भी लगा कि ये कोई प्राचीन बस्ती होगी। लेकिन जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये प्राचीन बस्ती तो जरूर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बस्ती जो है ये बाहर से आए हुए कुछ लोगों ने बसाया था। यानी उन्होंने ये कहा कि ये भारत की मूल बस्ती नहीं है, ये बस्ती जो रही होगी ये बाहर से, भारत के बाहर से आए हुए लोगों ने इस बस्ती को बसाया होगा। इस तरीके से जानकारी आगे बढ़ती रही। फाइनली 1921 ईस्वी में जब दयाराम साहनी ने इस स्थल की खुदाई करवाई, तब यह पता चला कि ये दरअसल यहाँ की मूल संस्कृति थी और ये एक प्राचीन सभ्यता इस इलाके में विकसित हुई थी, उसी का एक हिस्सा था ये हड़प्पा की सभ्यता। तो ये जो हड़प्पा है, इसकी सबसे पहली जानकारी हमारे सामने आई थी और इसी हड़प्पा के माध्यम से हमें पता चला कि लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक बहुत ही विकसित और डेवलप सभ्यता थी, एक बहुत ही विकसित लोग रह रहे थे जिनका जीवन नगरीय था और वो भारतीय इतिहास का पहला नगर भी था। इसके माध्यम से हमारे सामने जानकारी आई। तो ये पहला स्थल था हड़प्पा। अब हड़प्पा के बाद अगले ही साल 1922 ईस्वी में, साल 1922 में हड़प्पा से लगभग 300-400 किलोमीटर की दूरी पे एक और नए स्थल के विषय में जानकारी मिली, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो इस सभ्यता के इसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में जिस व्यक्ति ने की थी, उनका नाम था आर.डी. बनर्जी, जिसको हम कहते हैं राखाल दास बनर्जी। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है, लड़काना जिले में स्थित है। पानी है। तो ये जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। और ये जो मोहनजोदड़ो नाम के स्थल है, यहाँ पे मृतकों के बड़े बड़े टीले मिले थे, इसीलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसके बाद देखिए कुछ लगभग 1400 स्थलों के विषय में जानकारी खुद सामने आई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्थल है उसी को हमें पढ़ना है। और जो प्रश्न पूछा जाता है आपसे वो ये पूछा जाएगा, वो स्थल का नाम दे दिया जाएगा और फिर उसको मिलान करने के लिए उसके सामने नदी का नाम दे दिया जाएगा, क्योंकि ये नदी के किनारे ही विकसित हुई सभ्यता थी। तो अलग अलग स्थल जो है इसके अलग अलग नदियों के तट पे स्थित थे। तो जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो इस तरह मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है। अगर हम आगे बात करें तो 1929 ईस्वी में एक और सभ्यता के एक और स्थल की जानकारी प्राप्त हुई थी,
जिसका नाम है सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर। ये जो सूतका गेंडोर हमने अभी आपको बताया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल हुआ करता था। सूतका गेंडोर ये बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित था। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे स्थित था। इसी तरह 1931 में एक और स्थल की खुदाई हुई थी जिसका नाम है चन्हू दरो। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसी तरह अगर आप बढ़े तो एक और स्थल है रंगपुर। रंगपुर ये है आपको गुजरात में मादर नदी के तट पे। गुजरात में मादर नदी के तट पे है। गुजरात में ही एक और स्थल है लोथल। ये गुजरात में ही है। ये है भोगवा नदी के तट पे। एक और स्थल है गुजरात में धौलावीरा। इस तरह के कुछ प्रमुख, आपको सब याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ प्रमुख स्थल जो है अगर आप उसका नाम याद रख लेते हैं तो बाकी जो भी ऑप्शन में मिलाने के लिए आएगा या छांटने के लिए आएगा तो आप उसको छांट लेंगे। तो हमने जो प्रमुख स्थल देखा उसमें हमने ये देखा कि पहला स्थल हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। और जो दयाराम साहनी ने जब इसकी खुदाई की तब भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम की संस्था है उसके डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ही वो विद्वान थे जिन्होंने पहली बार इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। जॉन मार्शल नामक जो विद्वान थे उन्होंने पहले बार इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पहली बार इस सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। तो वो जो विद्वान थे उनका नाम था जॉन मार्शल। इस विद्वान का नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इनका नाम था। इन्होंने ही इसे हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। फिर 1922 में हमने देखा कि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, उसकी जानकारी प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है, सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। उसके आगे हमने सूतका गेंडोर देखा, ये भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे है। चन्हू दरो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके अलावा रंगपुर है, ये वर्तमान भारत में गुजरात में है और ये मादर नदी के किनारे स्थित है। लोथल है, ये भी गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। धौलावीरा ये भी गुजरात में मानसेर नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह कुछ प्रमुख स्थल थे। अगर आप कुछ और स्थल की बात करें तो एक महत्वपूर्ण स्थल और है, वो है राजस्थान में कालीबंगा। राजस्थान में है कालीबंगा। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। तो इस तरह हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को देखा और वो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है इसको भी हमने देख लिया। अब जो हमारा अगला सेक्शन आता है वो इसमें छूट गया है। जो अगला सेक्शन हमारा आता है वो है नगर नियोजन। नगर नियोजन। नगर नियोजन तो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। यानी भारत में पहली बार नगरों का, बड़े बड़े नगर और शहरों का विकास इसी कालखंड में हुआ था, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच। और ये जो पूरा बड़े बड़े शहरों का जो क्षेत्र था वो यही क्षेत्र था भारत का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये जो इलाका था इसी इलाके में बड़े बड़े शहर और नगरों का उदय हुआ पहली बार।
तो ये जो नगर थे, ये नगर प्लान्ड वे में, यानी एक योजना बना करके बसाए गए थे। ऐसा नहीं था आज के नगर की तरह कि लोग बस गए, फिर वहां अलग अलग दुकान और इस तरीके से डेवलप होता गया और वो नगर में डेवलप नगर बन गया। ऐसा नहीं था। वहां बकायदा पहले प्लानिंग होती थी कि कहां सड़क बनाई जाएगी, कहां नाली बनाई जाएगी, किस तरह के घर बनाए जाएंगे, पूरा प्लान्ड हो जाता था। उसके बाद उस नगर की पूरी बनावट हो जाती थी, तब जाकर के लोग वहां रहा करते थे। तो ये आज से लगभग 5000 साल पहले एक बहुत ही अभूतपूर्व तरीके की सभ्यता डेवलप हुई थी। और बहुत सारे जो इतिहासकार है वो आज ये बताते हैं कि वर्तमान में भारत के नगरों में जिस तरह के ड्रेनेज की सिस्टम नहीं है, उससे कई गुना बेहतर ड्रेनेज सिस्टम तब सिंधु घाटी की सभ्यता में के नगरों में हुआ करता था। तो आइए हम इसके नगर नियोजन के विषय में देखते हैं। तो इसके नगर नियोजन में जो पहली चीज आती है वो है नगर का बसावट या नगर का बनावट या बसावट। तो नगर का बनावट या बसावट कैसा था? हर प्रत्येक नगर, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो प्रत्येक नगर 2 हिस्सों में डिवाइड होता था। 2 हिस्सों में डिवाइड होता था, विभाजित होता था। एक होता था उसका पश्चिमी हिस्सा और दूसरा होता था उसका पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा। जो पश्चिमी हिस्सा होता था ये छोटा होता था, इसका आकार छोटा होता था और ये किसी बड़े एक चबूतरे पर इसको बसाया जाता था। ऊंचे स्थल पर, चबूतरे के आकार के किसी ऊंचे स्थल पे इसको बसाया जाता था। और ये जो पश्चिमी हिस्सा था इसको दुर्ग कहा जाता था। दुर्ग हिस्सा कहा जाता था। इस जो पश्चिमी हिस्सा था इस पे जो सिंधु सभ्यता थे उसके उस सभ्यता के विशेष लोग, यानी आप कह सकते हैं जो सभ्यता के कुलीन लोग, संपन्न लोग थे, जिसमें इस सभ्यता के शासक वर्ग के लोग मुख्य रूप से थे, वही इस हिस्से में रहा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्येक शहर 2 हिस्सों में डिवाइड होता था। एक पश्चिमी हिस्सा होता था, एक पूर्वी हिस्सा होता था। पश्चिमी हिस्सा को दुर्ग कहा जाता था, पूर्वी हिस्सा को निचला शहर कहा जाता था। निचला शहर कहा जाता था। जो पश्चिमी हिस्सा था इसमें समाज के विशेष लोग रहते थे और जो निचला हिस्सा था इसमें समाज के सामान्य लोग रहा करते थे। सामान्य लोग रहा करते थे। और जो ये पश्चिमी हिस्सा है ये किसी ऊंचे स्थल पे इसको बसाया जाता था। और जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पे इस तरह की कोई ऊंचा स्थल नहीं होता था, लेकिन दोनों ही हिस्सा किले बंद होता था, यानी चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ होता था। पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा दोनों ही चारों तरफ से दीवार से घेर दिया जाता था सुरक्षा के लिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था वो 2 हिस्सों में विभाजित होता था, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क की बनावट को हम देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें होती थी वो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की दिशा में एक दूसरे को काटती थी। इस तरीके से सड़कों का बनावट कुछ इस तरीके से हुआ करता था और ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटा करती थी। इस तरह एक सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें थी और एक दूसरे को ये समकोण पे काटती थी। इन सड़क के ही दोनों तरफ घर बने होते थे। इन सड़क के ही दोनों तरफ घर बने हुए होते थे। इस तरह घर बने हुए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें समकोण बनाते हुए एक दूसरे को काटती थी, समकोण बनाते हुए एक दूसरे को काटती थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर होते थे वो सड़क के दोनों तरफ बनाए जाते थे। जैसे हमने यहां बनाया, इस तरह सड़क के दोनों तरफ घर बनाए जाते थे। इस तरीके से घर बनाए जाते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण के लिए पक्की ईंट का इस्तेमाल किया जाता था। यह इंपॉर्टेंट बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था।
पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहां पे कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था। तो कई बार ये पूछ दिया जाता है स्टेटमेंट बना करके कि सिंधु घाटी सभ्यता में, आपसे स्टेटमेंट बनाकर दे दिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। तो ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कच्ची ईंटें नहीं, घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो घरें हुआ करती थी उसके लिए आपको याद रखना है कि यह बहुमंजिला इमारत हुआ करती थी। बहुमंजिला इमारत हुआ करती थी, यानी इस घर में एक से अधिक फ्लोर हुआ करते थे। इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक घर के जो दरवाजा होता था वो पीछे दरवाजे से खुलता था। जैसे आज की हमारी जो घरें होती है उसका दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुलता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की दरवाजा जो था वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ खुला करता था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के हर घर से एक नाली निकलती थी और वो नाली गली के नाली से मिल जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत ही खासियत रही जिसकी खूब चर्चा इतिहासकारों ने की है, वो है ड्रेनेज सिस्टम या नाली की व्यवस्था। वहां नाली की व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि मोहनजोदड़ो जो कि आज के समय में जिसकी जानकारी हमको मिली, कई वर्ष पहले मोहनजोदड़ो में, जो कि अब पाकिस्तान में है, बहुत अधिक बारिश हुई थी और वहां उसके मोहनजोदड़ो के आसपास के इलाकों में, उसके शहर नजदीक के जो शहर थे वहां बाढ़ आ गई थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके सारे पानी नाली से निकल गए थे। जब उसका अध्ययन हुआ तो पता चला कि ये उस समय में, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में लोगों ने जो नालियों का निर्माण किया था, उस नाली की जो बनावट है उसकी वजह से ये सारे पानी है वर्षा के वो आज भी निकल गए हैं। तो उसके ड्रेनेज सिस्टम इतने बेहतर हुआ करते थे। ये रही सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें और उसकी नालियों की व्यवस्था। इसके अलावा मकान में हमने ये आपको बता ही दिया था कि मकान में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क के दोनों किनारे प्रकाश की भी व्यवस्था की जाती थी। सड़क के दोनों किनारे प्रकाश की व्यवस्था की जाती थी। जिस तरह आज हम शहरी इलाकों में सड़क के दोनों तरफ लाइट का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में उस वक्त लाइट का अरेंजमेंट किया जाता था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उन शहरों में कुछ विशेष प्रकार के इमारत, कुछ विशेष प्रकार के कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता था। जैसे इन विशेष प्रकार के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थलों से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार यानी कि अन्न को स्टोरेज करने के लिए गोदाम बनाए जाते थे, जिसको हम अन्नागार के रूप में जानते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मोहनजोदारो से एक मिला है आपको ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार या बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। यह प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से किस स्थल से बृहत स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये स्थल है मोहनजोदारो से बृहत स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जो बृहत स्नानागार था, ग्रेट बाथ था, इसका इस्तेमाल किसी पवित्र कार्य में हिस्सा लेने से पहले स्नान करने के लिए किया जाता था। किसी पवित्र कार्य में हिस्सा लेने से पहले स्नान करने के लिए इस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल किया जाता था। इस ग्रेट बाथ के दो तरफ से सीढ़ी की व्यवस्था की गई है, पक्की सीढ़ी की व्यवस्था की गई है। तो ये ग्रेट बाथ का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता के भीतर किया जाता था। इस तरह हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को देखा। नगर नियोजन के अंतर्गत हमने देखा कि वहां किस तरह नगर दो हिस्सों में बटा हुआ होता था, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा। फिर वहां सड़क की व्यवस्था किस तरह थी, मकान किस तरह बनाए जाते थे।